तो आज का टॉपिक है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के कुछ जनरल फीचर्स हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? बहुत सारे सॉल्ट्स में आपने देखा होगा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ डॉट करके समथिंग वाटर मॉलिक्यूल लिखे होते हैं। सम वाटर मॉलिक्यूल्स डॉट करके लिखे होते हैं, जैसे CaSO4.2H2O, CuSO4.5H2O। ये आफ्टर डॉट जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सॉल्ट के साथ हम लिखते हैं, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये होते क्या है? ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉल्ट के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं। किसी भी सॉल्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके साथ लूजली बॉन्डेड का मतलब है कि अगर हम इस सॉल्ट को हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो उस सॉल्ट के साथ अटैच हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट के साथ जो लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को हम सॉल्ट के साथ या सॉल्ट के लिए क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और इनको लिखते कैसे हैं? सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं डॉट सम वाटर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। जब इस सॉल्ट को आप हीट करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सॉल्ट बचेगा उसको हम कहेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। क्लियर हो गया? और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा सॉल्ट में, तब उसको कहेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी जैसे सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ डॉट करके सम वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा है तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट हुआ। वो वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएगा तो वो हो गए एनहाइड्रस सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which are loosely attached, which are loosely bonded with a molecule of salt are known as water of crystallization। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। और जो भी सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। जिसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे ये लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, मतलब हीट करोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। एग्जाम्पल जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। जिप्सम को हम कहेंगे, CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो बेसिकली जो जिप्सम है उसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ब्लू विट्रियल CuSO4.5H2O, जिसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एप्सॉम सॉल्ट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। एप्सम सॉल्ट क्या है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4.7H2O। क्लियर? ग्लोबर सॉल्ट। Yes, sir. ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला Na2SO4.10H2O, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, which is known as hydrated sodium carbonate। CaCl2.6H2O, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से कोई भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हो अगर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करना है। और ये जितने भी आप वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये सब लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है। मतलब क्या हुआ, इसमें से अगर हम किसी को हीट करें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने जिप्सम को हीट कर दिया, तो जब आप ज्यादा हीट कर देंगे तो ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो जो CaSO4 बचेगा उसे हम कहेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जैसे अभी ये क्या है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। और अगर हीटिंग से ये रिमूव हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलेंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? Yes, sir. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो। एनहाइड्रस सॉल्ट्स मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाए। क्लियर? Yes, sir. तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इन सॉल्ट्स के कुछ नाम है, जैसे वॉशिंग सोडा किसको कहेंगे, ग्लोबर सॉल्ट किसको कहेंगे, एप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल। इस तरह से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब देखिए एनहाइड्रस सॉल्ट किसको कहते हैं, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, द सॉल्ट्स व्हिच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
are called anhydrous salts. Example, anhydrous calcium sulfate. सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स की डेलिक्वेसेंस. डेलिक्वेसेंस सॉल्ट किसको कहते हैं, या ये डेलिक्वेसेंसी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, डेलिक्वेसेंसी एक फिनोमिना है. बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो जिनका वाटर के लिए अट्रैक्शन होता है, जो वाटर लविंग होते हैं. ऐसे सॉल्ट को अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे जहां पर वाटर वेपर्स या मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होगा, वहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ओपन एटमॉस्फेयर में आप इसे रखेंगे, इन सॉल्ट्स को रखेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर के फॉर्म में, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे. और एब्जॉर्ब करने के बाद उसी वाटर मॉलिक्यूल में जिसको इन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे. एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल्स को उसमें डिसॉल्व होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. दिस फिनोमिना इज नोन एज डेलिक्वेसेंस. और ऐसे सॉल्ट को डेलिक्वेसेंट सॉल्ट कहते हैं. मतलब आपने सॉल्ट को रखा ओपन एटमॉस्फेयर में, उस सॉल्ट ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर, और वाटर एब्जॉर्ब करके वो सॉल्ट उसी वाटर में डिसॉल्व हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया. जो सॉलिड सॉल्ट था वो लिक्विड स्टेट में आ गया. दिस फिनोमिना इज नोन एज डेलिक्वेसेंसी एंड द सॉल्ट इज नोन एज डेलिक्वेसेंट सॉल्ट. आपने कई बार देखा होगा जो घर में आपके कॉमन सॉल्ट होता है ना, आप Yes, उसको भी sir. देखिए, अगर आप वाटर में रखते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा वो वेट हो जाता है थोड़ा सा. आप देखिए थोड़ा सा वो गीला टाइप का हो जाता है, ऐसा होता है. स्पेशली रेनी सीजन में आप कॉमन सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट को घर में ओपन रख दीजिए, तो आप देखिए वो क्या होगा, वो वेट हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. वो उतना फ्री फ्लो नहीं रहेगा जैसा कि पैकेट के अंदर था या जैसा बॉक्स के अंदर रखा होता है. ये डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स होते हैं. ये वाटर से मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर से वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर हो गया? तो डेलिक्वेसेंसी क्या है? वाटर soluble salts which on exposure to the atmosphere absorb moisture from atmosphere, dissolve in the same, उसी वाटर में डिसॉल्व भी हो जाएंगे, and change into liquid, are called deliquescent and the phenomena is known as deliquescence. क्या करेंगे ये सॉल्ट, क्या करेंगे, ओपन एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, उसी मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाएंगे और लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे. इसी को डेलिक्वेसेंट सॉल्ट कहेंगे या डेलिक्वेसेंसी कहेंगे. एग्जांपल, फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट एटसेट्रा. ठीक है, तो इनको कहते हैं हम लोग Yes, sir. डेलिक्वेसेंट सॉल्ट. अब एक और टर्म आता है इसी की तरह से, उसको समझिएगा, हाइग्रोस्कोपिक. ये दोनों ही सॉल्ट, डेलिक्वेसेंट सॉल्ट और हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स, ये दोनों ही सॉल्ट्स अगर हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो एटमॉस्फेयर से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं. दोनों ही सॉल्ट, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स होते हैं वो जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो उस मॉइस्चर में डिसॉल्व भी हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे थोड़ा. हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन उस मॉइस्चर में या उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होंगे, सॉलिड के सॉलिड फॉर्म में ही वो रहेंगे, लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होंगे. The substance which absorb moisture from atmosphere without dissolving in it is called hygroscopic. ठीक है, These are used as drying agent. ये जो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है इनका यूज क्या करते हैं हम लोग? ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं. ड्राइंग एजेंट मतलब ऐसा कोई दूसरा सॉल्ट जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो, उसको मॉइस्चर फ्री करने के लिए, उसमें उसको ड्राई करने के लिए, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड. दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा. डेलिक्वेसेंट
सॉल्ट्स और हाइग्रोस्कोपिक, ये दोनों ही एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों में अंतर ये कि जो डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स होते हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद उसी मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। वो आपको ऐसे सॉल्ट्स वेट दिखेंगे, गीले दिखने लगेंगे। लेकिन जो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होते, तो इनका फिजिकल स्टेट आपको सॉलिड ही दिखता रहेगा। ठीक है, Yes, sir. एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड। FeCl3 एक डेलिक्वेसेंट सॉल्ट है और इसीलिए इसको जितने भी डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स होते हैं इनको क्लोज कंटेनर में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर से इनका कांटेक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स या एफ्लोरेसेंस। ये डेलिक्वेसेंस के जस्ट अपोजिट, जैसे डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स क्या होते हैं, अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो उससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स क्या होते हैं, अगर आप इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे डेलिक्वेसेंट, और एफ्लोरेसेंट अपने अंदर से वाटर रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो गया? ये बेसिकली Yes, sir. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। जो एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी प्रेजेंट था। ओपन एटमॉस्फेयर में आपने जब रखा तो वो उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिलीज कर देते हैं। तो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, कैसे सॉल्ट्स ऐसा फिनोमिना शो करेंगे जो हाइड्रेटेड हो। भाई जो हाइड्रेटेड होगा उसी के पास वाटर होगा तभी तो वो रिलीज कर पाएगी, जिसके पास वाटर नहीं होगा वो रिलीज कैसे करेगा। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसा फिनोमिना शो करते हैं। क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स which on exposure to the atmosphere lose their water of crystallization partly or completely। ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जब आप इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, जब आप इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, जो इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको वो लूज कर देंगे पार्टली और कंप्लीटली। पार्टली और कंप्लीटली का मतलब है जैसे किसी सॉल्ट के पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो चाहे उसमें से 3 रिलीज करे, 4 ना रिलीज करे, या 5 रिलीज करे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ना रिलीज करे, ये हुआ पार्टली। कंप्लीटली मतलब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 7 के 7 वो रिलीज करते, तो चाहे जो भी वाटर रिलीज करे, चाहे पूरा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो पूरा रिलीज कर दे, या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करे कुछ ना रिलीज करे, बट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ऐसे सॉल्ट जो ओपन एटमॉस्फेयर में रखने पे अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिलीज करेंगे, ठीक है, और चेंज हो जाएंगे एक पाउडर फॉर्म में, उनको एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स कहते हैं और इस फिनोमिना को एफ्लोरेसेंस कहते हैं। एग्जांपल CuSO4.5H2O, CaSO4.7H2O, Na2SO4.10H2O, Na2CO3.10H2O। मतलब जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के हमने एग्जांपल्स पढ़े थे वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ही एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स की तरह काम करेंगे जब आप उन्हें ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ये क्या है? देखिए, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। किसी भी सॉल्ट के अंदर कैटायन और एनायन होते हैं। अच्छा, सॉल्ट का फॉर्मेशन किससे होता है? सॉल्ट किससे मिलकर बने होते हैं? Acid and base. एसिड और बेस। यानी किसी भी सॉल्ट के पेरेंट्स कौन है? एसिड Acid and base. एंड बेस। ठीक है, तो जब कोई सॉल्ट आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्ट के कैटायन और एनायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन से एसिड और बेस बनते हैं। कौन से एसिड बेस बनेंगे? वही एसिड बेस बनेंगे जो इनके पेरेंट एसिड बेस। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने कहा NaCl। NaCl एक सॉल्ट है। आपको क्या लगता है कि NaCl किस एसिड और किस बेस की से फॉर्म हुआ होगा? इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन होंगे? So parent acid
Cl होगा और पेरेंट बेस Na होगा. NaOH, NaCl तो सॉल्ट है ना. ये जो NaCl है बेसिकली ये बना कैसे होगा अगर हम इसको फोकस करें तो NaOH और HCl. HCl इन्हीं से ये बना होगा NaCl Yes sir. प्लस वाटर. यानी अगर हम NaCl की बात करें सोडियम क्लोराइड की तो इसका पेरेंट बेस है NaOH और इसका पेरेंट एसिड है HCl. HCl. तो जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या. NaOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा. हाँ, जो उसका पेरेंट एसिड और बेस है वो बन जाएंगे. Yes sir. आपने NaCl को डिसॉल्व किया तो NaOH और HCl ये बना लेगा. HCl. Yes. मतलब एक बेस बना लेगा और एक Acid. एसिड बना, जो भी इसका पेरेंट एसिड है और पेरेंट बेस. अब होगा क्या उसके Yes. बाद आप ये देखेंगे कि जो इसने बेस बनाया है और जो एसिड बनाया है उसमें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है. जैसे जो बेस इसने बनाया है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है. NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. जो इसने एसिड बनाया है हाइड्रोलाइज होके वो एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है. तो अगर इस सॉल्ट ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग बनाए हैं तो ऐसा सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा ओवरऑल वो न्यूट्रल रहेगा. लेकिन अगर मान लीजिए किसी सॉल्ट के वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद उसने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, उसने एसिड बनाया है वीक और बेस बनाया है स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा रिजल्टेंट सॉल्यूशन फिर कैसा हो जाएगा नेचर उसका बेसिक. अगर किसी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड जो मिला वो वीक मिला, बेस जो मिला वो स्ट्रॉन्ग मिला, तो डोमिनेट बेस कर जाएगा. Yes sir. रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी बेसिक. सिमिलरली अगर किसी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक बना तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. Acidic. दिस इज हाइड्रोलिसिस. यही फिनोमेना हाइड्रोलिसिस है. यानी किसी सॉल्ट का वाटर से इंटरेक्ट करना, उस इंटरेक्शन के बाद एसिड और बेस का फॉर्मेशन करना और उन एसिड और बेस के नेचर को देखकर ये चेक करना कि सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो फाइनली एसिडिक होगा या बेसिक होगा. ठीक है ना. उस इंटरेक्शन की वजह से सॉल्यूशन जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक हो जाएगा या फाइनली बेसिक हो जाएगा. दिस ओवरऑल सिस्टम, दिस ओवरऑल प्रोसेस, इंटरेक्शन ऑफ cations and anions of a salt with water to make the solution either acidic or basic is known as salt hydrolysis. ठीक है. Yes sir. तो ये आपको थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में समझना. ठीक है. चलिए अब एग्जांपल में हम समझा. अब जैसे हमने एक हाइड्रोलिसिस किया, किसका, कैसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ऐसा सॉल्ट जिसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग था और जिसका पेरेंट बेस वीक था, ऐसे सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस किया. तो देखिए क्या होगा रिजल्टेंट. एग्जांपल समझाता हूं. ऐसा कोई सॉल्ट हम लेते हैं जरा. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक सॉल्ट है हमारे पास NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है किसका, इसका पेरेंट बेस है NH4OH जो कि एक वीक बेस है और इसका पेरेंट एसिड जो है वो है HCl. एनाइन को देखिए वहां से एसिड पता चल जाएगा. एनाइन इसका Cl माइनस है तो इसका पेरेंट एसिड हो गया HCl. कैटाइन इसका NH4 प्लस है तो इसका पेरेंट बेस है NH4OH. ये जो NH4OH है ये वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है. यानी ये जो सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है. इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे
वाटर में ले जाएंगे तो इट विल गिव, ये अपना पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड बनाएगा NH4OH प्लस इसका पेरेंट एसिड है। HCl. इसमें से ये जो NH4OH है ये एक वीक बेस है, ठीक। Yes, sir. NH4OH इज अ वीक बेस। और ये जो HCl है ये है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इससे हुआ क्या कि बेस तो वीक बना बट एसिड स्ट्रॉन्ग बना। इस केस में जो रिजल्टेंट Yes, सॉल्यूशन sir. होगा वो कैसा होगा? Acidic. एसिडिक। Hence resultant solution of NH4Cl is acidic in nature। और अगर ये एसिडिक होगा तो लिटमस पे क्या इफेक्ट कर लेगा? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू, Blue litmus to red. ये इफेक्ट आएगा। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन देखेंगे उसमें तो लिटमस चेंज मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। कैसे एसिडिक है ये क्लियर हो गया। Yes, sir. अब एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं। अब इस बार हम हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड Strong base. ऐसा सॉल्ट जिसका पेरेंट एसिड वीक हो, पेरेंट बेस जिसका स्ट्रॉन्ग हो। Yes, sir. ठीक है, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास CH3COONA, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का पेरेंट एसिड कौन है? यहां से देखिए, सोडियम एसिटेट का पेरेंट एसिड है एसिडिक एसिड CH3COOH विच इज अ वीक एसिड। और इसका पेरेंट बेस कौन है? NaOH। Na कहां से आया है? NaOH से आया है। तो इसका पेरेंट बेस है NaOH विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। Yes, sir. जब इस सॉल्ट को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसका जो कैटायन है, जो इसका एनायन है यानी एसिटेट आयन, वो बनाएगा एसिटिक एसिड। Yes, sir. ठीक है। Yes, और जो इसका Na वाला पार्ट है वो बनाएगा NaOH अपना बेस। yes, अब अगर sir. हम इसमें से देखेंगे तो ये जो एसिटिक एसिड है इट्स अ वीक एसिड, और NaOH को देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक। Yes, sir. रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा? Basic. Hence resultant solution will be Basic. basic। ये सोडियम एसिड का रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा एंड इट टर्न्स Red litmus blue. तो किसी सॉल्ट का रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बाद बन क्या रहा है और जो बन रहा है उसमें कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। Yes, sir. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनके हाइड्रोलिसिस। ऐसे सॉल्ट जिनका पेरेंट एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और पेरेंट बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, लाइक NaCl। अगर हम NaCl का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या क्या मिलेगा? इसका पेरेंट बेस यानी NaOH प्लस HCl. HCl। नाउ अगर हम देखेंगे इसमें NaOH को, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज अ Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा अगर दोनों स्ट्रॉन्ग मिले तो? Neutral. न्यूट्रल। Hence resultant solution is Neutral. ठीक है। और न्यूट्रल होगा Yes, तो sir. लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा. इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस. लिटमस पेपर, या ये कह लो कि पर्पल हो जाएगा। ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में कैसा Yes, होता है sir. लिटमस का कलर? Purple. लिटमस पेपर will become
पर्पल। ठीक, Yes, sir. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब समझे? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस का Yes. मतलब हो गया सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना, और उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एक एसिड या बेस का फॉर्मेशन होना। Yes, sir. और एसिड और बेस में से आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो जब भी किसी सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा कि क्या नेचर होगा उसका, तो पहले आप ये अपने आप देखो कि उसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा क्या, और जो बनेगा उसमें कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। अब कौन सा बेस वीक है, कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है, ये आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के जो एग्जांपल्स पढ़े हैं उससे। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट। Finish.